लाइव है। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जुटे हुए होंगे। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप सारी क्लासेस को लेते होंगे और शानदार तरीके से उनका रिवीजन भी करते होंगे। ऐसा करना बड़ा ज़रूरी है ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। बताएंगे आप सभी कैसे हैं, हालचाल कैसे हैं आप सबके, तैयारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तब तक मैं आपसे बातचीत भी करता रहूँगा। और क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन है आज का मेरा आपसे, कल हम लोगों ने प्रतिरोध को फिनिश किया था, तो मैं पूछूंगा कि अगर आई का मान दे रखा हो आपको 10 एम्पियर और वी बराबर 200 वोल्ट हो तो आर का मान बताइए। चलो, मैंने आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया, ऑप्शन नहीं देंगे, केवल आपको इससे कैलकुलेट करना है। तो आज प्यारे साथियों एक हमारे, अगर हम कहें, भारतीय वीर इतिहास में एक बड़ा ही याद रखने वाला दिन है। और दिन है हमारा पुलवामा अटैक को लेके। शायद आप सभी नहीं भूले होंगे, कोई भी नहीं भूला होगा उन वीरों की शहादत को, उन सेना के जवानों की शहादत को जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए। और हमें सभी को उन सभी को याद भी रखना चाहिए। और देखिए, खैर, जो एक सेना होती है, सेना का तो देश की सेवा में एक डायरेक्टली योगदान होता है। उतना योगदान तो किसी भी सरकारी नौकरी में रहकर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसका कुछ अंश हम पूरा ज़रूर करते हैं जब हम एक सरकारी नौकरी से जुड़े होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ने का मतलब हम देश की सेवा में जा रहे हैं, चाहे हम किसी भी विभाग में हों, कहीं भी हों। तो अगर हम वास्तव में ये चाहते हैं कि हाँ, हमारे जो सेना के जवान हैं, जो शहीद हो गए हैं या जो अभी वर्तमान में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अगर हम सच में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर हमें भी देश सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डायरेक्ट असर वहाँ पर भी पड़ता है। चलिए जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और एक ही लय में आपका एक ही उत्तर है, और ये है 22। अभी तक मैं एक चीज़ की कमी देख पा रहा हूँ, आप मात्रकों को ठीक से नहीं लिख के चल रहे हैं। जैसे ये तो चलो सभी ने कह दिया कि भैया आर बराबर वी बटे आई है, और वी की वैल्यू है 220 और आई की वैल्यू है 10, इससे ये कट गया और उत्तर आ गया आपको 22 ओम, 22 ओम। तो 22 ओम। अब 22 कुछ साथी वोल्ट कह रहे हैं, कुछ खाली 22 कह रहे हैं। आप हमेशा मात्रक के साथ बात करने की आदत डालिए कि भैया जी इसका उत्तर होगा 22 ओम। ठीक है, चलो। ये बात मुझे समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उम्मीद है आप सभी प्रतिरोध को भूले नहीं होंगे। मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि कहाँ कैसे रेजिस्टेंस लगता है, प्रतिरोध कहाँ लगता है। तो जितने भी विद्युत परिपथ हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब आपके घरों में जो भी विद्युत के उपकरण हैं, चाहे वो पंखा है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे वो आपका ये बल्ब है, तमाम तरह के विद्युत उपकरणों में प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, केवल एक अकेला प्रतिरोध सारा काम नहीं कर सकता है। हम कई सारे प्रतिरोधों को लेते हैं और जोड़ते हैं। आओ मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं कि एक्चुअल में प्रतिरोधों को कहाँ जोड़ा जाता है। देखिए, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स इन ए सर्किट आपको यहाँ दिख जाएंगे। देखो, ये आप देखिए, ये एक प्लेट का हिस्सा है, ये सारे के सारे प्लेट के हिस्से हैं। जैसे आप और अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा, ये बढ़िया आपको दिख रहा होगा। तो देखो, यहाँ पर कई सारे रजिस्टर्स लिए हुए हैं, उनको यहाँ जोड़ा हुआ है, उनको यहाँ जोड़ा हुआ है, यहाँ भी जोड़ा हुआ है। तो इन प्रतिरोधों को, इन रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है। अब जरा हम ये देखते हैं कि रजिस्टर्स को क्यों जोड़ा जाता है। पहला प्रश्न हमारा ये उठता है। फिर हम देखेंगे कि जब हमें ये पता लग जाए कि अच्छा इसलिए जोड़ा जाता है, मान लो मुझे पता लग गया कि दो कामों के लिए जोड़ा जाता है, अपने दो उद्देश्य फुलफिल करने के लिए जोड़ा जाता है, तो फिर हम ये देखेंगे कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस तरीके से जोड़ते हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस तरीके से जोड़ते हैं। आओ जरा एक बार देखते हैं। सुनो कि मान के चलिए मेरे पास दो प्रतिरोध अवेलेबल हैं। ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास होते हैं, एक तरह से उपकरण ही तो है। मान के चलिए मेरे पास दो प्रतिरोध हैं। एक मेरे पास रखा हुआ है ये, एक सेकंड रुको, इनकी आकृति ऐसे होती है ना। एक तो मेरे पास रखा हुआ है ये है 2 ओम का। एक दूसरा प्रतिरोध मेरे पास रखा हुआ है, पहले के रखे हुए हैं, मान लो मैं कभी इन्हें खरीद के लाया था। ये रखा हुआ है मेरे पास 4 ओम का। ठीक, ये मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन
मुझे जरूरत पड़ती है 6 ओम की। मान लो कहीं मुझे जरूरत पड़ी किसी उपकरण में कि भाई 6 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए। एक तो जरूरत पड़ती है मुझे, पहली जरूरत पड़ी कि भाई मुझे 6 ओम का प्रतिरोध चाहिए, और एक दूसरी जरूरत पड़ी मुझे कि भाई मुझे चाहिए 0.75 ओम का प्रतिरोध। अब देखो, एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं बाजार जाऊं और फिर से नए प्रतिरोध खरीद के लाऊं। लेकिन आप सोचो, अगर हर जरूरत के लिए हम बाजार से सामान लाते ही रहेंगे तो प्रैक्टिकली सोचो इसको, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का काम होता है कि कॉस्ट को कम से कम रखना है। भाई मान लो आप इंजीनियर हैं फ़ोन के, तो आपका ध्यान क्या रहेगा? ऐसा थोड़ी है कि केवल इसमें तकनीकी बढ़ाते चले जाओ, चाहे खर्चा कितना ही आ जाए, चाहे फ़ोन 10 लाख का हो जाए। नहीं, आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कीमत कम से कम लगनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास है पहले मैं इसी में से काम चलाने की कोशिश कर लूँ, पहले मैं इसी को काम चला दूँ। तो अगर मुझे इन दोनों को मिलाकर ये बनाना है तो बड़े ध्यान से सुनना, क्या करेंगे हम। मैं क्या कहूँ कि भाई इनको सीधा सीधा जोड़ दो, जैसे मैं समझाता जा रहा हूं अभी वैसे समझो। इनको सीधा सीधा जोड़ दो। भाई एक 4 है, एक 2 है, तो 4 और 2 को सीधा सीधा जोड़ दो भाई साहब, उत्तर आ जाएगा 6। तो 6 तो मैं आराम से बना लूंगा, इन दोनों को लूंगा सीधा सीधा जोड़ दूंगा। अब ये बात आती है कि चलो मैथ में तो समझ में आ गया, लेकिन फिजिकली यानी भौतिकी तरह से हम कैसे जोड़ें। भौतिकी का मतलब जो हमें दिखता है कि हम इनको कैसे जोड़ें। तो देखो मैं क्या करता हूं, अगर आप उत्तर इनसे 6 चाहते हो, एक सेकंड रुको, ये इस पेज पे नहीं हो पाएगा, मुझे अगले पेज पे बनाना पड़ेगा सारा। R1 मैंने कहा था 2 ओम है, और मैंने कहा R2 जो है आपका 4 ओम है, और मैंने ये कहा था आपसे कि 2 प्रतिरोध हैं ये, एक ये है, ये इनमें 2 तार निकले होते हैं, और एक प्रतिरोध मेरे पास ये है, ये 4 ओम का है। ठीक है, तो एक मेरी जरूरत पड़ी कि मैं कितने ओम का प्रतिरोध बनाऊं, 6 ओम का। तो मैंने क्या किया कि भाई 4 और 2 को जोड़ दो 6। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे जोड़ेंगे? भाई प्रैक्टिकली ऐसे जोड़ोगे आप, इनके कनेक्शन कैसे करोगे? एक प्रतिरोध को ऐसे लोगे और दूसरे प्रतिरोध को उसके साथ ऐसे जोड़ दोगे, मतलब इन दोनों प्रतिरोधों के तारों को लोगे और ऐसे करके आपस में ऐंठ दोगे। ठीक है भैया, अगर आप ऐसे ऐंठ दोगे तो अब इनका जो कुल योग बन जाएगा वो 6 ओम बन जाएगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ के काम चला सकता हूं। लेकिन अगर मुझे बनाना हो, अगर मुझे बनाना हो 0.75 ओम, तो कैसे बनाऊंगा मैं? तो कैसे जोड़ूंगा मैं जोड़ूंगा भाई 1/4 और 1/2, मतलब 4 और 2 को 1/1 करके जोड़ूंगा। अब 1/4 1/2 का मतलब क्या है, सॉल्व करके देखो इस फ्रैक्शन को। भाई 1/4 का मतलब कितना हो जाता है, 0.25। अब भाग करके देख लेना। 1/2 का मतलब हो जाता है 0.5, और 0.5 में 0.25 को जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0.75। जिनको दशमलव के भाग नहीं आते हैं वो ऐसे करो कि देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 अंक बनाओ। 2 अंक बनाने के लिए एक जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये 50 हो गया, 25 हो गया, 50 और 25 75, हर एक में 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो चलो ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ कि प्रैक्टिकली कैसे कनेक्शन होंगे इसके। तो भैया जी प्रैक्टिकली कनेक्शन ऐसे होंगे सॉरी, कि आप इस प्रतिरोध को ऐसे रखोगे और इस वाले प्रतिरोध को ऐसे रखोगे, और देखो यहाँ तो हमने इन दोनों के एक एक तार को मिलाया था। अच्छा, दूसरे दूसरे तार कहाँ मिल जाएंगे? भाई ये किस में लगे होते हैं, किसी उपकरण में, और किसी उपकरण में लगने का मतलब इनको वोल्टेज धारा सब चाहिए होगा, तो हम इनको बैटरी से जोड़ते हैं, है ना। तो ये हम बैटरी लगा रहे हैं। ये मान लो मेरे पास बैटरी है, आपने बैटरी में 2 सिरे पढ़े होंगे, एक प्लस एक माइनस। तो इसका एक सिरा बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और इसका दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। अब चाहे इसको माइनस से जोड़ो, इसको प्लस से, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, धारा हमेशा प्लस से निकलती है। अगर आपको धारा इस दिशा में बहानी है तो ऐसे जोड़ दो, अगर इस दिशा में बहानी है तो प्लस इसको लिख दो, वो तो कोई मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इन दोनों के तारों को आपस में मिलाऊंगा ऐसे, और दोनों सिरों को ऐंठूंगा। ठीक है, दोनों सिरों को मिलाऊंगा। देखो यहाँ पे केवल एक सिरा मिला हुआ है, यहाँ पे दोनों सिरे मिल रहे हैं। यहाँ पे एक एक सिरा बैटरी के एक एक हिस्से से जुड़ा है, परंतु यहाँ पर हम दोनों सिरों को बैटरी के दोनों हिस्सों से जोड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर आप इन एक 4 ओम को और एक 2 ओम को जोड़ दोगे तो उत्तर ये आ जाएगा। और प्रैक्टिकली अगर आप एक 4 ओम को और एक 2 ओम को जोड़ दोगे तो इनका उत्तर ये आ जाएगा। अब जरा मुझे बताइए कि आपको बात समझ में आई? वो छोड़िए वो आप छोड़िए,
कि सीरीज़ है, पैरेलल है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले मुझे इतना बताओ कि मेरे पास उपलब्ध प्रतिरोध जो हैं 4 और 2, उनसे मैंने 6 भी बना दिया और 0.75 भी बना लिया। मतलब ये प्रैक्टिकल है, अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना कि 2 प्रतिरोध लाओ, एक बार उनको ऐसे जोड़ो तो उनका उत्तर 6 आ जाएगा। टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा, अगर आप प्रतिरोध नापने वाली मशीन लेकर आएँ और इस तरह के जुड़ाव के प्रतिरोध को, कुल प्रतिरोध को मापें तो वो 6 आएगा, और इस तरह के टोटल प्रतिरोध को मापेंगे तो वो 0.75 आ जाएगा। सीधा सीधा प्रैक्टिकली मशीन से अगर आप मापोगे तो, अगर आप ऐसे जोड़ दोगे तो मशीन से मापना 6 आ जाएगा, ऐसे मापोगे मशीन से मापना 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब सुनो, इस जरूरत के बारे में पहचानो, आप इस जरूरत के बारे में पहचानो एक बार कि आखिर हमारी ज़रूरतें क्या हैं। तो मेरी ज़रूरत ये थी, अब बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा चलो एक एक करके लिख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो देखो, इस तरह के संयोजन को जब हम प्रतिरोध के एक एक हिस्से को जोड़ते हैं और दूसरे दूसरे हिस्से को बैटरी से जोड़ते हैं, इसका नाम होता है श्रेणी संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस तरह जब हम दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं, इसको बोला जाता है समांतर संयोजन। बहुत सारे साथी ना रट लेते हैं, डायग्राम के हिसाब से रट लेते हैं कि पिक्चर ऐसी दिख रही है तो ये, पिक्चर ऐसी दिख रही है तो ये। पिक्चर के हिसाब से मत रटना, ठीक है? आप इसकी तस्वीर के हिसाब से मत रटना, आप कनेक्शन के हिसाब से रटना कि अगर दोनों ऐसे मिले हैं तो श्रेणी, और दोनों इस तरह से मिले हैं तो समांतर। ठीक है भैया, चलो हमें भी ये बात हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों को जोड़ने के दो तरीके हैं। तो लिखिए, आप हेडिंग डालिए, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। अभी तक हमने ये देखा कि आखिर हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं विज्ञान में तो उसका एक मतलब है। आखिर हम क्यों कर रहे हैं, अब देखेंगे इससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, है ना? यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और जरा एक बार देखते हैं क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है आपका, पहला लिखेंगे आप श्रेणी संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे आप, माना R1 व R2। अच्छा, ये दो नहीं हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो जिस जो नियम 2 के साथ लग रहा है वही 10 के साथ लगेगा, तो ये तो कितने भी हो सकते हैं। माना R1 व R2, हम बस ये मान लेते हैं यहाँ पर, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो लेट टू रजिस्टर्स ऑफ R1 एंड R2। अब R1 R2 का मतलब देखो, ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे हम R1 R2 लिख रहे हैं कि R1 का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10। मान लो मैं 2 ले लूँ तो एक बच्चा कहेगा 3 क्यों नहीं लिया, 3 ले लूँ तो एक बच्चा कहेगा 6 क्यों नहीं लिया। तो हम इसलिए ले लेते हैं कि भाई जो मन करे वो ले लो। R1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप कुछ भी मान मान लेना। R2 का मतलब कुछ भी मान लेना। मैं तो आपको एक नियम बताऊंगा जो आप समझ जाएंगे। तो बहुत सारे साथियों का बहुत सारा प्यार है। तो नहीं, यदि आप पहले टीचर मिल गए होते तो हम लोग पहले कामयाब हो गए होते। आप अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर आईसी में। थैंक यू, बहुत बढ़िया सत्येंद्र भाई, वेरी गुड। बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं, जो भी जहाँ भी जैसा पढ़ाते हैं, तो एक कोर नॉलेज देना। कोर नॉलेज का मतलब एक अच्छी नॉलेज उन्हें देना, ताकि उन्हें चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए, केवल थियोटिकली नहीं। चलो सर फिजिक्स की भाषा में कम समझाएं प्लीज़। ठीक है, अब से मैं फिजिक्स की भाषा में नहीं, आपको मैं ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों की भाषा में समझाऊंगा। अरे भाई, फिजिक्स की भाषा ही तो चलेगी जब फिजिक्स है तो माना R1 में R2 दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेट टू रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में दो प्रतिरोध जोड़ दिए जाते हैं। अब देखो,
दो रजिस्टर्स को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने का तरीका क्या है? हम कहते हैं कि भाई कनेक्ट करने का मतलब है, मैं ना अगले पेज पे लेकर जा रहा हूँ, आप तो यहीं से नोट कर लेना क्योंकि पूरा कंटेंट आएगा नहीं मेरा। तो दो प्रतिरोधों को कनेक्ट करने का मतलब है कि मैंने दो प्रतिरोधों को, आप यहाँ से नोट करना मेरे साथ, इस तरह से जोड़ा हुआ है। एक ये प्रतिरोध है और एक दूसरा प्रतिरोध जो है वो यहाँ मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। और इनके एक एक सिरे को मैंने किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके ये। ठीक है, इसकी वैल्यू है R1 और इसका मान है R2। ठीक है, ये सिंपल एक बैटरी है। ये लगा दो, लिख दो यहाँ पर कि भाई ये क्या है? बैटरी। चलो, तो अब आपसे पूछा जाएगा इसमें, जो हम कह रहे हैं ना कि इनका जो आंसर है, जैसे मैंने कहा कि भाई 4 और 2 को जोड़ के कितना आया? ये आया 6। तो ये 6 क्या है? 6 क्या है? कुल प्रतिरोध। भाई दोनों को जोड़ के आंसर कितना आया, मुझे ये बताओ बस। भाई ये क्या है? इन दोनों को ऐसे जोड़ा तो ये उत्तर आया, ऐसे जोड़ा तो ये उत्तर आया, मतलब ये है क्या? तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये फाइनल आंसर है दोनों को जोड़ने के बाद। तो फाइनल को यहाँ फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं तुल्य। तो हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। अगर कोई हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछे, चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़वाकर, चार रजिस्टर्स को सीरीज में जुड़वाकर, तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ये हमारा तरीका होगा। ठीक है, तो आप कहोगे भैया जी कि ये क्या है? तुल्य प्रतिरोध। आपसे पूछा जाएगा इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, यानी कि हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध जो होगा, तुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम दिखाते हैं आर ई क्यू। ठीक है, आर ई क्यू से दिखाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसका सूत्र होगा कि सीरीज में अगर आप जोड़ रहे हो ना तो सीधे सीधे जोड़ते चले जाओ, ये फॉर्मूला है। हालांकि इसका भी एक कारण है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। हम बस इतना समझेंगे कि अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो सीधा सीधा उत्तर कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2। क्लियर है सभी को? इस सीरीज में जोड़ने का मतलब है R1 प्लस R2। अब देखो सवाल कैसा आएगा, इस जगह को थोड़ी सी खाली छोड़ देना, ठीक है, या इसके नीचे थोड़ी बहुत जगह, या इसके साथ ही क्वेश्चन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ ही क्वेश्चन लिख लो। जैसे ये सवाल आएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। बस आपको यह पहचानना है क्रम कौन सा है। अगर क्रम है श्रेणी और आपसे पूछा गया है उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, तो आप कहोगे भैया तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें श्रेणी क्रम में। ठीक है, किसमें जुड़े हैं ये? श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज में। तो हमें पता है कि भाई श्रेणी क्रम में तो भैया जी आर इक्विवेलेंट को सीधा लिखते हैं हम R1 प्लस R2। एक 2 ओम है, एक 4 ओम है, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6 ओम। और आंसर ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा। सबको क्लियर है? भाई व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत होगा आपकी आंखों पे भी, मेरी आंखों पे भी। आप तो बहुत मतलब फ़ोन की स्क्रीन में देखेंगे, मैं पगला जाऊंगा यहाँ वाइट स्क्रीन पे, बहुत तेज़ी से रोशनी लगेगी, रिफ्लेक्शन बहुत होता है ना वाइट कलर का। सही है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है कि भैया श्रेणी क्रम से इस तरह का सवाल आएगा तो मैं उसको बहुत इजीली कर जाऊंगा। अब फिर से मैं यहीं लौट कर आता हूँ। देखिए होता क्या है कि बार बार वो ऐसा नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे डायग्राम बार बार बना कर देगा। इसकी जगह पर इसकी जगह पर वो प्रतिरोध का ना सिंबल बना लेता है, रेजिस्टेंस की जगह सिंबल इस्तेमाल कर लेता है। तो हर एक जगह पर हम कलाकारी तो नहीं दिखाएंगे, हम ये पेंटिंग नहीं करेंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं पूरी बैटरी बनाऊंगा और उस पर लिखूंगा बढ़िया तरह से कि भाई बैटरी किसकी है? वोल्टास की है, ऐसे नहीं लिखूंगा। मैंने सिंबल बना लिया कि इसका मतलब आप समझ जाओ बैटरी है। तो देखो प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब आप एक ऐसे बना दोगे कि एक तो ये प्रतिरोध हो गया और एक दूसरा ये प्रतिरोध हो गया। समझ गए? तो आगे हम अगर ऐसा निशान बनाऊं तो समझ लेना एक इसका निशान है प्रतिरोध का, और इनके सिरों को किससे जोड़ा गया है बाबूजी? बैटरी से जोड़ा गया है। तो आप समझ जाना कि ये भी प्रतिरोध है और ये भी प्रतिरोध है, यानी ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये लगे हुए हैं प्रतिरोध।
तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, बट सिंबॉलिकली मतलब सिंबल्स की फॉर्म में, जो हम प्रतीकों की फॉर्म में पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे। चलो, तो भैया जी ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। और पता है, इसको भी आप बैटरी ना कह के, चलो आगे समझा दूंगा मैं आपको, कहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि शेल में और बैटरी में क्या फ़र्क है। चलो, तो मुझे ये समझ में आ गया कि तुल्य प्रतिरोध कैसा होगा अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम का संयोजन है, ठीक है। अब देखो, एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं कुछ लिखवा रहा हूं और उस चीज को बगैर क्यों पूछे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों कैसे से सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। और एक बात अगर आपने याद कर ली तो ये मान लेना कि बहुत अच्छे से आपके सारे संकट कट जाएंगे। ये टॉपिक सबके पेपर में सभी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, अगर मैं जितनी बातें बताऊं उन पर बगैर क्वेश्चन मार्क लगाए आप चीज़ों को समझें और याद कर लें, आपके लिए सबसे आसान होगा। पेपर से बाहर निकलने पे जहाँ लोग कह रहे होंगे अरे यार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सवाल तो समझ ही ना आयो, वहाँ तुम कह रहे होगे उसका उत्तर तो ये था चुटकियों में। मुझसे आगे बताओगे, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक उत्तर है। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते चले जाओ। देखिए, अगली बात लिखो श्रेणी क्रम में। भाई बैटरी में से क्या चलता है? अच्छा, आप चाहे इसको बैटरी से जोड़ो, बैटरी में और बाहर से जो आपके घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है, मतलब बिजली वाली धारा, ऐसे मान लो, अभी प्रत्यावर्ती दिष्ट छोड़ो, वो आगे पढ़ेंगे। एक तो धारा देखो बैटरी की होती है, एक होती है जो आप प्लग में लगाते हो। तो दोनों में से कोई सी भी धारा दे दो, कोई सा भी बिजली दे दो, वो वोल्टेज और करंट ही चलेगा। तो चाहे बैटरी कहिए चाहे कोई और धारा कहिए, क्या चलेगा यहाँ से? वोल्टेज और करंट चलेगा, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे कि देखो भैया, एक बात याद रखना, लिख लो चाहे उसको, कि श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, यानी कि इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हर एक लाइन से ना, ये मान लो मेरी से पेपर में आने वाला सवाल है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, यानी कि सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है। कैसे? इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर बैटरी से 5 एम्पियर चला तो भैया जी इसको भी 5 ही एम्पियर मिलेगा और इसको भी 5 एम्पियर मिलेगा, करंट बटेगा नहीं। ये बात सोचने में अजीब सी लग सकती है कि यार दोनों में करंट बटना चाहिए, नहीं। तो याद रखेंगे, अगर श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हैं, 2 रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, तो वहां पर जो धारा है वो समान रहेगी। दूसरी बात आप याद रखेंगे, देखो धारा समान रहेगी तो वोल्टेज बट जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज, और अच्छे से लिख देता हूं मैं, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बट जाता है, यानी कि इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड या डिवाइड्स। वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है? देखो, जैसे मान लो ये V है, मान लो ये 12 वोल्ट है, तो हो सकता है इसको 8 इसको 4 मिल जाए, इसको 4 इसको 8 मिल जाए, इसको 10 इसको 2 मिल जाए। वो तो निर्भर करेगा इनकी क्षमताओं पर कि भाई इसकी क्षमता कितनी है, इस प्रतिरोध की क्षमता कितनी है, इसकी ज़रूरत कितनी है। अगर कोई बड़ा है कोई छोटा है तो बड़े को ज़्यादा मिलेगा, छोटे को कम मिलेगा, है ना। तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से V चलेगा तो इस वाले प्रतिरोध को V1 मिलेगा, इस वाले प्रतिरोध को V2 मिलेगा। मतलब हम कहेंगे कि बैटरी से निकलने वाला कुल वोल्टेज जो है, चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि वोल्टेज बढ़ता कैसे है, यही लिख लेना कि जो बैटरी से निकलने वाला कुल वोल्टेज है, जो बैटरी से निकलने वाला टोटल वोल्टेज है, वो क्या हो जाएगा, अगर दो प्रतिरोध हैं तो दोनों में बढ़ जाएगा। कुल वोल्टेज को हम VT से दिखा देंगे कि VT मतलब टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2। बोलो क्लियर है? जरा बताइए। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। सर जी थोड़ा स्पीड से चलिए, अभी केमिस्ट्री भी बाकी है। भाई विष्णु, मैं केमिस्ट्री पैरेलल में शुरू करा दूंगा, पर मैं इतने से ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता। हम हर एक चीज़ को बिल्कुल प्यार से और बारीकी से समझ कर चलेंगे।
तो बताइए जरा कि हाँ जी भैया, मुझे आपकी इतनी बात समझ में आ गई है कि सीरीज में श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखिए, जैसे देखो ये सवाल आएगा, जो मैंने चीज आपको अभी कराई है इससे संबंधित सवाल आ जाएगा। ये एक सेकंड रुको, इसको यहाँ, चलो यहीं लगा लो, यहाँ ये सवाल आएगा, ग्रुप डी 1 सितंबर 2022। इन टॉपिकों से सवाल पूछा जाता है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जब रजिस्टर्स को सीरीज में ऐड किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर कैसा होता है। विभवांतर का मतलब है वोल्टेज। विभवांतर का मतलब क्या है साथी? वोल्टेज। तो मुझे बताओ कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो विभवांतर कैसा होता है। आप सारे ऑप्शंस को छोड़िए, ये कह रहा है समान रूप से विभाजित होता है या समान होता है, इनको तो छोड़ ही दो भाई। इन दोनों को देखो, ये कह रहा है समान रूप से विभाजित होता है। पता है समान रूप से विभाजित होने का मतलब क्या है? मान लो ये कह रहा है दो प्रतिरोध हैं और वो किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं, मान लो वो 12 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, बैटरी 12 वोल्ट की है, तो समान रूप से विभाजित का मतलब इसको भी 6 वोल्ट इसको भी 6 वोल्ट, विभाजित का मतलब तो क्या है? बंटना। तो क्या विभव बंटता है? इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। ये समान नहीं कह रहे समान रूप से विभाजित। विभाजित का मतलब तो बंटना है ना, डिवाइडेड का मतलब डिवाइड होना। तो क्या डिवाइड होता है? नहीं। अरे भाई श्रेणी क्रम में तो अगर ये 12 वोल्ट है तो इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने बच्चे, सॉरी। समान रूप से विभाजित होता है या समान रहता है? तो सॉरी, हाँ, विभव जो है वो समान रूप से विभाजित होता है ना। तो कुछ इसको मिल जाएगा कुछ इसको मिल जाएगा, सॉरी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुझे धारा का याद रहा था, सॉरी। आप सभी का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि भैया इक्वली डिवाइडेड हो जाता है, समान रूप से विभाजित हो जाता है ना। ये तो नहीं कहोगे समान रहता है भाई, समान तो धारा रहती है और ये तो होंगे ही नहीं। अच्छा एक सेकंड और रुको, एक सेकंड और रुको। ओहो, सुनो 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 बच्चे, सॉरी, थोड़ा सा मैंने ना धारा के चक्कर में आपको उल्टा बता दिया है। इस क्वेश्चन को पूरे को एक बार फिर से समझो। मैंने धारा के चक्कर में आपको गड़बड़ करा दिया, मुझे लगा धारा पूछा है, इसमें पूछा है विभवांतर। तो पहले सारे ऑप्शंस को देखो, क्या समान होगा? आप कहोगे कि नहीं भैया समान तो नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज सुनो सुनो सुनो, गलत गलत बता दिया मैंने, उसके लिए सॉरी। उसके चक्कर में आप गलत उत्तर कर रहे हो, पहले समझो। समान तो नहीं होगा। अब ये कहता है क्या समान रूप से विभाजित होगा? देखो भाई, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इक्वली डिवाइड होगा? मान लो ये 12 वोल्ट है तो इसको 6 मिलेगा इसको 6 मिलेगा, ये तो हम नहीं कह सकते भाई। ये तो प्रतिरोधों की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा ना। मान लो ये 12 पूरियां हैं, ये एक थोड़ा मोटा सा आदमी एक पतला सा आदमी है, जिसकी खुराक ज़्यादा है, इसकी खुराक ज़्यादा है, इसकी खुराक कम है। अगर इसको बंटना है तो भाई इसकी कैपेसिटी के हिसाब से बटेगा ना। समान कैसे बट जाएगा? जरूरी थोड़ी है कि भाई इसकी खुराक मोटे वाले की 6 पूरियां हैं तो बेचारे छोटे वाले को भी 6 ही पूरियां खानी है। तो विभाजित तो होगा ठीक है, लेकिन समान रूप से नहीं होगा। समान रूप से केवल तब होगा जब इनकी क्षमताएं समान हो। सवाल में ऐसा तो कहीं नहीं दिया कि भाई इनकी क्षमताएं समान हो, वो तो बस कह रहा है दो प्रतिरोधक हैं। तो क्षमताएं समान हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, मुझे थोड़े ना क्लियर है। तो 100% तो ये बात सही नहीं है कि भाई समान रूप से विभाजित होगा। हाँ, प्रतिरोधकों के समानुपाती होगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रतिरोधक के समानुपाती का मतलब जितना उसका मान है, जितनी उसकी वैल्यू है उतना मिल जाएगा उसको, जितना उसको चाहिए। प्रतिरोधक के समानुपाती का मतलब देखो, हम ये पढ़ते हैं ना V बराबर IR, बोलो यस और नो। और हम कह रहे हैं कि भाई हर एक को कितना रेजिस्टेंस, हर एक को कितना वोल्टेज मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि भाई जितनी इसकी क्षमता होगी, इसको कितना मिलेगा जितनी इसकी क्षमता होगी। यानी वोल्टेज अनुक्रमानुपाती होगा आर के। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि जितना इसकी क्षमता होगी उतना वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया ये प्रतिरोधक के समानुपाती होगा, पहली चीज। दूसरा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मजा ना आ जाए तो कहना, सारी चीजें अगर याद हो तो इस परिपथ में आप मुझे बताओ क्या समान है? आप कहोगे धारा। तो अगर ये चीज समान है तो मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसके और इसके लिए, मैंने कहा था कांस्टेंट का मतलब है, ऐसा नहीं है दुनिया जहान के लिए कांस्टेंट हो। वो कहता है जी मैं कांस्टेंट हूं इसके और इसके लिए, मतलब इसमें भी समान इसमें भी समान। तो इन दोनों को हटाकर हम अनुक्रमानुपाती का निशान लगा सकते हैं और ये आर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि विभव अनुक्रमानुपाती होता है आर के। ठीक है,
तो आप ये नहीं कहोगे कि ये तो ठीक है कि बढ़ता है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि समान रूप से बढ़ता है। भाई आप कहोगे कि जितना जिसका प्रतिरोध है उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। भाई ये ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, ये कम है तो इसको कम मिलेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। अब बताओ क्लियर है सभी को? तो इसका उत्तर सही होगा बिल्कुल बी, कि भाई प्रतिरोधकों के समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एक बार बताएंगे हाँ जी भैया मुझे बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलो, तो सभी को बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक इससे इस तरह के सवाल बने हैं, और मैं एक आधा कोई सवाल देख लेता हूँ कि जो श्रेणी क्रम से संयोजित है। देखो जैसे श्रेणी क्रम से एक और सवाल उठा लो। आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2022 में आया हुआ था। समान क्यों नहीं होता है? समान इसलिए नहीं होगा भाई क्योंकि अगर दोनों समान हैं, देखो समान केवल कब होता, जब ये दोनों समान होते, है ना। मतलब ये जितने ओम का होता उतना ये होना चाहिए था, लेकिन सवाल में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि दोनों समान हैं। तुम कहोगे सवाल में ये भी तो नहीं कहा गया कि असमान है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि भाई समान रूप से विभाजित होता है तो आप 100% ये मान रहे हो कि समान है, जबकि हो सकता है समान हो भी, हो सकता है ना भी हो। तो मैं 50-50% पे तो रिस्क नहीं लूंगा, फिर मुझे उससे बेहतर एक ऑप्शन ये मिल रहा है तो मैं इसको लगाऊंगा। तो जब तक सवाल में कुछ स्पेसिफिक ना कहा जाए तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। आप समझो सवाल, आगे इससे समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखो जैसे सवाल कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को, अब सुनो, मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध जो है ना वो अलग से लगे होते हैं, है ना, किसी परिपथ में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये जो प्रतिरोध हैं ये अलग से होंगे तो ही किसी परिपथ में प्रतिरोध होगा। भाई प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में रुकावट। अगर हमें स्पेशली धारा को रोकना है, कम करना है, तो हम इनको लगाएंगे। लेकिन जो उपकरण होते हैं ना उनमें खुद भी तो धारा के मार्ग में रुकावट होती है, तो वो उपकरणों का खुद का भी एक प्रतिरोध होता है। जैसे अगर मैं इस फोन को देखूं अपने को, तो इसमें अगर मान लो, जैसे मान लो एक सिंपल बल्ब ले लो, बल्ब, ये तो फोन तो ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी, बल्ब ले लो। बल्ब में अगर कोई प्रतिरोध मैंने बाहर से नहीं भी लगाया तब भी वो अपने आप में एक प्रतिरोध है। तो या तो प्रतिरोध आप बाहर से लाके लगाओ, जो मैंने आपको दिखाए थे कैसे दिखते हैं, या जितने उपकरण होते हैं वो खुद भी अपने आप में एक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? ये जरूर बताओ कि हाँ भैया ये बात समझ में आ गई कि प्रतिरोध आप बाहर से लाके भी लगा सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो, नहीं तो हर एक मटेरियल का तो अपना प्रतिरोध होता ही है, मतलब हर एक उपकरण का। तो यहाँ पे कह रहा है, आप ये कहोगे ना भैया ये लैंप कहाँ से आ गई, तो एक इलेक्ट्रिक लैंप है। देखो लैंप का चिन्ह होता है ये, सिंबल मैंने इसलिए अलग से नहीं पढ़ा है क्योंकि सवालों में रिपीट होंगे, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये है लैंप का वोल्टेज और ये है लैंप। और एक कहता है एक चालक है कोई भी, मान लो फिर चालक हमें नहीं पता क्या है तो उसकी जगह ये बना देंगे। लैंप का प्रतिरोध कितना है 30 और इसका कितना है 6। कैसे जोड़ा है इनको श्रेणी में, तो डेफिनेटली मैंने क्या किया है कि ये दोनों होंगे ना, इसका एक तार ये, एक तार ये, इसका एक तार ये, एक तार ये, मैंने जोड़ दिया। और इनको मैंने किस में जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया है 6 वोल्ट की। ये मैंने जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो कहता है कुल प्रतिरोध ज्ञात करिए 6 वोल्ट की बैटरी। तो मैं कुल प्रतिरोध कहे, तुल्य प्रतिरोध कहे, सब एक ही बात है ना। कुल कहे, तुल्य कहे, सब एक ही बात है। कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो भैया जी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, आप कहोगे कि श्रेणी में तो सीधा जोड़ देते हैं, 30 और 6 36 हो गया आपका उत्तर 36 ओम। क्लियर यहाँ तक? तो सभी इसको कर लेंगे। चलो अब मैं ना थोड़ा सा आपको बटने वाली चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ रही है, मैं बटने वाला एक सवाल कराता हूँ फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक सेकेंड रुको, अगर मेरे पास कोई सवाल हुआ तो मैं ज़रूर दूंगा। ये है आपका समांतर का है, समांतर का है श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध, हाँ ठीक है। ये मेरे पास एक सवाल है, और एक सवाल कर लेते हैं, पहले हम श्रेणी के एक तरफ से कर लेते हैं फिर समांतर के कर लेंगे, है ना। तो श्रेणी का एक और सवाल सभी करके दिखाओ। 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को, 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को, सुनो अब ना इनमें ना लैंग्वेज का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। चलो ये तो मुझे समझ में आ जाएगा
कि 2 ओम के 3 है और श्रेणी में जोड़ा जा रहा है और प्रभावी प्रतिरोध पूछ रहा है। देखो प्रभावी हो, कुल हो, तुल्य हो, सब एक ही बात है। मतलब कुल मिला के फाइनल आंसर कितना आएगा उनको जोड़ने के बाद। तो अगर आप ये कहो कि भैया प्रभावी प्रतिरोध मुझसे पूछा है, प्रभावी प्रतिरोध इंग्लिश में क्या कह रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह रहा होगा। कहाँ लिखा हुआ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव अगर पूछा है और किस में जुड़े हैं, श्रेणी में, 2 ओम के 3 हैं, 2 ओम प्लस 2 ओम, हालांकि ओम ना भी लिखो इसके साथ तो भी चलेगा, ज्यादातर हम लिखते भी नहीं है। 2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम उत्तर हो जाएगा। अब देखो इनके ना नामों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये करना तो आसान है लेकिन नामों से भी पहचानना जरूरी है। देखो ये जो आप उपकरण देख रहे हैं, ये जो उपकरण है, ये जो हमने चित्र में देखा था, इसका नाम क्या होता है, प्रतिरोधक। इसका नाम होता है प्रतिरोधक। उपकरण का नाम है रजिस्टर, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ये मतलब एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है, ये संज्ञा है और वो क्या है, आपका विशेषण है। समझ गए आप। तो प्रतिरोधक की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं प्रतिरोध, कि भाई रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि हो सकता है कि भाई इसकी क्षमता 10 ओम हो, 20 ओम हो, 100 ओम हो, तो मैं कहूंगा अगर लाइन में बहुत सारे प्रतिरोध पड़े हुए हैं तो मैं कहूंगा ये प्रतिरोधक हैं, ये रजिस्टर्स हैं। और इसकी जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर समझ में आनी चाहिए, तब सवाल की लैंग्वेज जो है वो क्लियर रहती है, बिल्कुल फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ये सब बताइए क्लियर है। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो अनिल कुमार कहते हैं सर 1.5 आएगा। 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को, अब यही तो गड़बड़ होती है, आप 3 का आधा 1.5 कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना करना है। आपको कहा गया है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं मेरे पास, इसको प्रतिरोधक भी कह देता है, प्रतिरोध भी कह देता है, हालांकि प्रतिरोधक कहना चाहिए। 2 ओम के 3 हैं तो 2 ओम के 3 का मतलब यही तो आ जाएगा, ठीक है। मनीष प्रजापति फास्ट चलिए, भाई माफ़ी चाहूँगा, इससे ज़्यादा फास्ट मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊँगा। और मैं आपको हाथ जोड़कर उन सभी साथियों की तरफ से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ जो बिल्कुल जीरो से पढ़ने आए हैं, बेचारे कैसे कैसे अपना समय काट के पढ़ रहे हैं, अपने खुद की कमाई से पढ़ रहे हैं, अपना कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं तब क्लास लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई बिल्कुल जीरो से चीज़ें चलें। आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, पेपर की कोई डेट नहीं है। हो सकता है कि आपको 4 क्लास 6 क्लास फालतू पढ़नी पड़ जाएंगी, आपका तो कोई नुकसान नहीं है, 4 6 क्लास फालतू पढ़ना कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 4 6 क्लास मान लो मैं आपका फ़ायदा करा दूँ, कम पढ़ा दूँ, तो उन सभी साथियों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, वो प्लीज़ सभी साथी कोऑपरेट करो जो ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। लेकिन उनसे पूछो, या आपने भी जब पहली बार सीखी होंगी तो ये तोप लगती होंगी, हवा लगती होंगी, है ना। प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो और बच्चे देख लेते हैं, मुझे कोई श्रेणी क्रम का मिलता है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं है तो चलो अब चलते हैं दूसरे वाले क्रम पे। तो हमने देखा पहले अच्छे से प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में मैंने ये पाया कि जोड़ने का तरीका क्या होता है कि हर एक प्रतिरोध को एक एक तार को आपस में मिला दो और दूसरे तार को बैटरी से जोड़ दो। ऐसा करने से कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 हो जाएगा और ऐसे संयोजन में धारा समान रहती है जबकि विभव जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। चलो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए प्रीवियस ईयर, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो गई। ये तो समांतर के हैं, यहाँ तक करा दिए। अब दूसरा संयोजन जो है, टॉपिक हमारा प्रतिरोधों का संयोजन ही चला हुआ है, और दूसरा संयोजन जो है हमारा वो है समांतर संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समांतर संयोजन में क्या होता है, मैंने आपको बताया समांतर संयोजन में जोड़ने का तरीका क्या है कि मान लो मेरे पास 2 प्रतिरोध हैं ये, ठीक है ये, और मैं इनको कैसे जोड़ूंगा, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, दूसरा ये है। इनका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा ताकि फ़र्क पता रहे। तो मैं क्या करूँगा, इसके तार को आगे खींचूंगा ऐसे, या एक दूसरा तार जोड़ लूँगा, या इसके तार को ऐसे यहाँ मिला लूँगा और इनके तार को आपस में ऐसे मिला दूंगा, और मैं इनको एक बैटरी से जोड़ दूंगा, ठीक है। यही तो रहेगा, इनको मैं जोड़ दूंगा एक बैटरी से ऐसे, इसको कहेंगे हम समांतर संयोजन।
और अगर मान लो इसकी क्षमता कितनी है R1, अब तो आप समझ गए होंगे, इसकी क्षमता R1, इसकी क्षमता R2, तो कुल प्रतिरोध जो आएगा, देखो इसमें जोड़ने का क्या तरीका होता है, इसमें जोड़ने का तरीका है कुल प्रतिरोध जो आएगा, जिसको हम तुल्य कहते हैं, कुल कहते हैं, प्रभावी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके हमने सीखे, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हालांकि तुल्य ज्यादा आता है इसका नाम, जिसको हम कहते हैं आर इक्विवेलेंट। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे आर ई क्यू बराबर, अब देखो इसमें लिखा ही ऐसे जाता है, 1/, में जोड़ा जाता है। ये क्यों होता है, हालांकि इसका भी एक कारण है, लेकिन हमें अपने स्तर पे कारण नहीं समझना। आपने देखा कि जितने भी सवाल हमने पढ़े उसमें कहीं आपसे कारण नहीं पूछा गया, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएंगे, प्रीवियस ईयर नहीं, आप देखना किसी और एग्जाम के क्वेश्चन भी बन जाएंगे बहुत आराम से। तो भैया जी ये हो गया इन्हें जोड़ने का तरीका, ठीक है साहब। चलो वो हम जोड़ेंगे तब देख लेंगे। अब एक देखो, एक तो चीज ये पढ़ ली हमने, इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। दूसरी चीज आप इसमें पढ़ो, आप ना केवल श्रेणी क्रम के पॉइंट्स को याद रखो, आप केवल श्रेणी क्रम के बिंदुओं को याद रखो, सीरीज के बिंदुओं को याद रखो। श्रेणी क्रम में उसका उल्टा कर दो भाई, समांतर में उसका उल्टा कर दो। श्रेणी क्रम में कौन समान रहता था, धारा, तो यहाँ पर धारा बट जाएगी, जो चीज वहां समान रहती है यहाँ बट जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, बैटरी से चलेंगे वोल्टेज और करंट, वहां धारा समान रहती थी लेकिन यहाँ धारा बढ़ जाएगी। मतलब अगर यहाँ से आई चल रही है तो इसको I1 मिल जाएगी, इसको I2। अब वो कैसे मिलेगी, वो अपनी क्षमता के अनुसार मिलेगी, जिसकी जितनी क्षमता उस हिसाब से उसको धारा मिल जाएगी। तो आप कहोगे भैया जी कि समांतर क्रम में धारा बट जाती है, समांतर क्रम में धारा बट जाती है, यानी कि इन पैरेलल करंट डिवाइड्स। तो ये बात मुझे क्लियर समझ में आ गई कि भैया धारा बढ़ जाती है, ठीक। वहीं समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, वहां से इसका उल्टा कर दो, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, यानी कि इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम, कि भैया वोल्टेज जो है वो समान रहेगा। मतलब अगर यहां से V वोल्टेज चला है तो देखो प्यारे भाई, इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा, है ना। और धारा वाली लाइन में हो सके तो थोड़ी बहुत जगह बच गई हो तो मैं लिखा नहीं भूल गया, थोड़ा सा ऐसे लिख लेना कि धारा जो रहेगी, टोटल धारा जो रहेगी, ये यहाँ से मान लो टोटल करंट है, कुल धारा है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, I1 प्लस I2। I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, ये तो निर्भर करेगा कि उनकी क्षमता कितनी है, ठीक है, क्लियर। सर इसमें कुछ उपकरण जोड़कर दिखाओ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई बिट्टू यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा सा, कि उपकरण लाना फिर उनको जोड़ना, फिर तो और क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। असल में वहाँ से सवाल नहीं आएगा, सवाल ये आएगा, और जितना ज़्यादा हम इन पर समय लगा लें वो ज़्यादा अच्छा है। फिर तो जो साथी थोड़ा सा फास्ट चलना चाहते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और उपकरण तो मैंने आपको बता ही दिए, इसकी जगह कोई उपकरण मान लो, पंखा मान लो, इसकी जगह आप एक बिजली का बल्ब मान लो, बस। ठीक है, चलो। हाँ, क्विज सबको मिलेगी अभी, जो आपको सैटरडे को क्विज मिला करेगी, क्योंकि क्लास तो आपकी मंडे टू फ्राइडे है, तो सैटरडे को आपको क्विज मिला करेगी। हाँ शिवम, मैं उसको करा दूंगा, है ना, वो मिस्टेक हो गई एक छोटी सी, मैं करा दूंगा। क्विज सबको मिला करेगी, जितने अब तक हमने पढ़ लिया है उसके 20 क्वेश्चंस की आपको क्विज मिलेगी, उस क्विज को करिएगा, ठीक है भैया जी। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गए। अब देखो इससे बनने वाले सवालों को, ये देखिए, इसका उत्तर करिए। 2 सितंबर 2022 को आया हुआ सवाल कि 696 के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। देखिए मुझे पता है जब समांतर में है और परिणामी क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, 696, 1/6, 1/9, 1/6। अब देखो भाई, जिन साथियों को भिन्न के सवाल सरल करने नहीं आते होंगे वो सीखो पहले, है ना। आओ,
पहले क्या करते हैं, लैसे लेते हैं, 6 9 6 का लैसे लेते हैं। मुझे बताओ, लैसे लेना तो सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो और सीखो। किससे काटते हैं, किसी ऐसी संख्या से जिससे सब कट जाएं। 3 से सब कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ऐसी संख्या से काटो जिससे सब कट जाए, नहीं कट रहे तो ऐसी संख्या ले लो जिससे अधिकतम कट जाए, 2 से सब मैक्सिमम कट जाएंगे, ये कट जाएगा। ये नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये कट जाएगा। अब 3 से इसको एक एक को तो एक एक ही रहने दो, ये एक बार कट गया। जब एक एक बन जाता है छोड़ देते हैं और इन सब की गुणा कर दो, वही लैसे होता है। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये हो गया लैसे। तो 6 9 6 का लैसे हो गया 18। अब भैया 6 से मुझे बताओ 18 में करो भाग, कितने बार जाएगा, 3 बार, और उसकी गुणा यहाँ कर दिया करो। 6 में 18 का भाग करो, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, ठीक। 9 में 18 का भाग दो, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2। 6 में 18 का भाग दो, 3 और 3 एकम 3, ठीक। कितना उत्तर आ जाएगा, आप कहोगे भैया जी 3 और 2 5 और 3 8, 8/18। लेकिन अभी हमारा उत्तर नहीं आया, समझो क्यों। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1/r इक्विवेलेंट आ गया हमारा 8/18, लेकिन मुझे जो उत्तर चाहिए ना, मुझे उत्तर 1/r इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए आर इक्विवेलेंट, समझे। मुझे उत्तर ये चाहिए। तो अगर आपको यहां से ये बनाना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18/8। ये गलती हम कर देते हैं, शुरू में मैंने भी छोटी सी कर दी है, उसको मैं सही करा दूंगा। पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ आ जाएगा 5, 8 पंजे 40, इतने ओम का उत्तर आ जाएगा 2.25। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, ठीक है। चलो चंद्रकांत भाई, थैंक यू। अब देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि 1/4 1/2 तो कर दिया था, लेकिन इसको ना उल्टा करना भूल गया था मैं, है ना। तो इसको ऐसे मत सरल करो, एक काम करो, इसको हम ऐसे ही सरल करें ना जैसे हम करते हैं। 4 और 2 का कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 4 और 2 का लैसे आ जाएगा आपका 4। 4 से एक बार, एक एकम 1, 2 से 2 बार और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 3/4। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4/3। तो 4/3 1.33। तो मान लो कि मुझे 0.75 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए था, 1.33। वो तो जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए कहा था, इसको भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। काम की बात यह है जो हमने इस सवाल में समझी है। बताओ क्लियर है सभी को कि 2.25 ठीक आंसर आएगा। आपसे पढ़ने में अच्छा लगता है सर, प्लीज़ डिटेल्स में पढ़ाइए। मेरे भाई, ग्रुप डी के स्तर पे इससे ज़्यादा डिटेल ना हो सकती है और ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ कि एक एक लाइन इससे ऊपर नीचे नहीं रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। नीचे आ सकता है, ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा। क्विज आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। एप्लीकेशन पे ना हमारे पे क्विज का एक सेक्शन बना हुआ है, क्विज पे क्लिक करेंगे तो बैच का नाम आएगा, जैसे रफ्तार 2.0 ग्रुप डी बैच। उस पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएंगे, उसमें फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो क्विज मिल जाएगी। चलो क्लियर है सभी को। अब देखो अगला सवाल। चलो इस सवाल का उत्तर करके बताओ सभी। 10 15 और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, इस संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा। तो बस आपको ये देखना है कि श्रेणी है या समांतर है। समांतर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर, लिखना विखना मत लिखना क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता, हम सीधा आंसर शुरू करना है। कितना है, 10 15 30, 10 15 30, सवाल जमा दिया। अब बात है कि आप इसका लैसे लेना जानते हो, तो निकाल के देख लो, 10 15 30 का लैसे 30 आएगा, आप निकाल के देख लेना। 10 से कितने बार, 3 बार, 3 एकम 3, 15 से 2 बार, 2 एकम 2, 30 से एक बार, एक में एक की गुणा करोगे 1, 3 2 5 और 1 6, 6/30। अब बहुत सारे साथी 6 से 5 को काट के ना 5 लिख देते हैं, ऐसे मत किया करो। देखो अगर 30/6 होता तो जरूर आप 5 कह देते, लेकिन 6/30 को क्या कहोगे। आप काटते कैसे हो, आप काटते ऐसे हो कि एक बाहर से संख्या लाते हो जिससे दोनों कट जाए। मान लो मैं बाहर से 6 को उठा के लाया, 6 से एक बार और 6 से 5 बार, ये बाहर की संख्या है, तो ये हो गया 1/5। अब बहुत सारे साथी 1/5 ही उत्तर कर देंगे, अगर यहाँ 1/5 होता तो हम गलती कर देते। देखो आप हमेशा आदत डालो भाई, 1/r इक्विवेलेंट आया है 1/5 और मुझे करना है इसका उल्टा, है कि नहीं। मुझे तो इसका उल्टा जवाब देना है, तो यहाँ भी उल्टा कर दो और यहाँ भी उल्टा कर दो। 1/5 का उल्टा 5/1 हो जाएगा और 5/1 का मतलब है 5, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। उत्तर आ जाएगा आपका 5 ओम। क्लियर है।
चलो, थैंक यू आप सभी का, बहुत सारा आभार प्यार। जिनको ये चीज़ें पहले समझ नहीं आती थी बट अभी समझ में आ रही हैं, उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और ग्रुप डी में देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये कहते हो जी प्रीवियस ईयर के अलावा भी तो कुछ आ सकता है। ग्रुप डी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। असल में 99 शिफ्टों में पेपर हुआ और उनको इसी चैप्टर से क्वेश्चन देना था लेवल को मेंटेन करने के लिए। मान लो रजिस्टर से उन्होंने किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन दिया तो हर शिफ्ट में देना था। तो 99 दिनों 3 शिफ्टें, लगभग आपकी 297 शिफ्ट हुई, 297 प्रश्न उन्होंने करवाए हुए हैं। तो कुछ बाहर बच ही नहीं सकता। आप इसके प्रीवियस ईयर कर लो, सब कुछ क्लियर होता हुआ आपका चला जाएगा। तो आज और एक सवाल करते हैं। बताओ फटाफट से, संयोजन का प्रतिरोध समांतर में क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सभी करिए। 2 और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो समांतर में डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 1/3। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से 3 बार 3 बन जा 3, 3 से 2 बार 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 5/6। 5/6 उत्तर नहीं होगा हमारा, हमें इसको उल्टा करना है। यहाँ उल्टा करोगे, यहाँ भी उल्टा करोगे, 6/5 और ये हो जाएगा 1.2 ओम। 12×5 = 60 तो 1.2 ओम। करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी। ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट बुक, देखो वैसे तो मैं क्लास में ही आपको मैक्सिमम करा रहा हूँ, बाकी हमारी जो रेलवे विज्ञान आ रही है आपको उसमें भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे फिजिक्स के। आप देखिए इस क्वेश्चन को, तब तक अगर मेरे पिटारे में कुछ और होता है मैं ज़रूर कराता हूँ। देखो जैसे एक सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर है, आप इसको भी आराम से कर देंगे कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो केवल फॉर्मूला पूछा है, 9 सितंबर 2022। तो बहुत सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गलती कर सकते थे कि वो R बराबर 1/R लगा देंगे। वो नहीं करना है, आपको करना है 1/R बराबर, है ना। इसमें इसमें फ़र्क है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ये 1/R। थोड़ा सा ध्यान से हमें उत्तर करना है, बस ऐसे आते हुए सवालों में हमें कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं रखनी है। आसान है। और हाँ, तो देखो अगला सवाल देखिए आप कि समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल प्रतिरोध। निवल का मतलब नेट में वही है ना, तुल्य को कभी निवल कहेगा, कभी प्रभावी कहेगा, कभी कुल कहेगा, कुछ भी कह सकता है। आपको बस देखना है कि 10 और 40 है और कैसे है समांतर में। तो बस सीधा फॉर्मूला लगाओगे कि भैया 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10 1/40। 10 और 40 का एलसीएम 40, 10 से 4 बार 4 एकम 4 और 40 से 1 बार 1 एकम 1, कितना हो जाएगा 5/40। यहाँ से उत्तर मत करना, हमेशा आदत डालो ऐसे उत्तर करने की। इसको भी उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, नहीं तो गलती जरूर हो जाएगी। 5 से कितने बार, 8 बार। असल में ऐसे काटोगे ना, 5 से 8 बार, 5 से 1 बार, 8/1 लिखोगे, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, 1/8 को 8 मत लिख देना, है ना। 8/1 को 8/1 को 8 लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा आपका 8 ओम। क्लियर। तो एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा कि हाँ, अगर हम उसी टॉपिक को पढ़ें, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर लें तो निश्चित तौर पर चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। अच्छा, अगला सवाल देखो, एक और सवाल देख लो। ये है आपका क्वेश्चन ए। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 9 ओम के हैं और 3 हैं। 9 ओम के 3 तुल्य प्रतिरोध, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आप क्या कहोगे, 3 है ना, तो 3 बार जोड़ दो भाई, 1 2 3। संख्या में 3 है, मान हर एक का 9 9 है, एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 से 1 बार 1 एकम 1, ऐसे ही सबका 1 1 आ जाएगा, तो 3/9। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट बराबर उल्टा कर दो, 9/3। 3 से 3 बार कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3 ओम। उम्मीद है भाई आप सबको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। तो ये हो गए आपके समांतर और श्रेणी प्रतिरोध से बनने वाले डायरेक्ट सवाल। समांतर और श्रेणी की एक स्टेज हमने क्लियर कर ली। अब हम कल इसके दूसरे स्टेज पे बनने वाले सवालों को क्लियर करेंगे, जो इनसे थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल हैं, आप देख रहे हैं, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब कल हम शुरू करेंगे जो इनसे थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब सवालों में पूछा कुछ और जाता है बट आधार यही होता है। तो मिलते हैं कल। कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, अब ये क्लास मंडे को होगी। फिर से वही बात कि आपको सैटरडे संडे अच्छे से रिवीजन करना है शानदार तरीके से,
जितना जब से कोर्स चला है तब से लेके अब तक का। मंडे में कोई भी साथी ब्लैंक ना आए, बस ये ना पूछे जी सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, समांतर श्रेणी कहाँ से होता है, ये कैसे आया, वो कैसे आया, क्योंकि आज हमने बहुत बेसिक से पढ़ा है। और चूंकि हमें उन साथियों का भी ख्याल रखना है जिनके बेसिक क्लियर हैं, अगर वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप भी करिए, कि ऐसा ना हो फिर आप क्लास के बीच में फिर से वही बेसिक चीज़ें पूछें। तो बेसिक चीज़ों पे एक बार काम करा दिया जाए, उनको मजबूत बना लीजिए, क्योंकि दोबारा दोहराने का मतलब फिर वो साथी बहुत नाराज़ हो जाएंगे जो चाहते हैं कि थोड़ा सा इस क्लास में स्पीड से चला जाए। अगर वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आप भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मिलते हैं फिर मंडे को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।